ये हमारा पहला पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन का यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है, इसके विषय में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट जेआरएफ को मद्देनज़र लाया गया है, और इसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज द राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल कम्युनिकेशन इम्पैक्टेड द इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम। इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम को सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब ने और डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म ने कैसे प्रभाव किया है। नेगेटिव प्रभाव जनरली इसमें पूछने का क्वेश्चन का अर्थ ये है कि नकारात्मक रूप से कैसे सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन जो भी ऑनलाइन इंटरनेट ने कैसे उसको इफेक्ट डाला है इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम को। तो इसमें हमको देखना है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। करेक्ट सभी हो सकते हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, लेकिन यूजीसी नेट जेआरएफ चाहता है कि आप बेस्ट ऑप्शन खोजें ऑप्शंस में से। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, इट हैज स्ट्रेंथेन द कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर इंफॉर्मेशन फ्लो। ये तो बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया के दौर में कोई भी कंट्रोल नहीं रह गया है इंफॉर्मेशन पे। कहीं से भी इंफॉर्मेशन चली आ रही है, कहीं से भी बिलीव कर लिया जा रहा है। अब जैसे पैलेस्टाइन और इजराइल हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसमें इजराइल कहता है कि हमने ये बर्बरता नहीं की जो इल्जाम लगाया जा रहा है उसके ऊपर, ठीक है, झूठे झूठे वीडियो दिखा के, झूठे झूठे फोटो दिखा के। तो इंटरनेट के थ्रू स्ट्रेंथन, मजबूत तो नहीं हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो पूरी तरह गलत हो गया। कोई कंट्रोल नहीं है स्टेट पे इंफॉर्मेशन के फ्लो पे, मतलब कि कोई भी जानकारी कहीं से भी चली आ रही है, गलत सही, ठीक है। पहला तो गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन इसमें सही है, उसको बाद में देखेंगे। पहले जो नहीं सही है उन्हें देखते हैं। सी वाला देखते हैं क्या कह रहा है। इट हैज लीड टू इंक्रीज्ड कॉर्पोरेशन बिटवीन स्टेट ऑन साइबर सिक्योरिटी इशू। ये कोई इंक्रीज नहीं किया है कॉर्पोरेशन, मेल जोल नहीं बढ़ाया है दो देशों के बीच में, ये और घटाया है इसने। जो भी ये आपका जो है गलत साइबर सिक्योरिटी इशू पे और ज्यादा गलत किया है। ये सी भी गलत है। डी, इट हैज हैड मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द ट्रेडिशनल पावर डायनामिक्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। नहीं, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बी वाला देखते हैं जो ऑप्शन सही है हमारा बी, इट हैज फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपोगंडा पोटेंशियली डिसएस्टेब्लिशिंग द सिस्टम। ये एकदम सही है। सोशल मीडिया या इंटरनेट या डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, इन सब ने क्या किया है, मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपोगेंडा को बढ़ावा दिया है, ठीक है। ऐसे सिस्टम, ऐसे चीजों को स्प्रेड किया है, गलत जानकारियों को स्प्रेड किया है, ठीक है, और इसने एक अच्छे सिस्टम को खराब कर दिया है। तो बी वाला इसमें सही होगा। जो सही आंसर है वो है बी। दूसरे को हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम बी पे इधर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन रिफर्स टू। कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? मेरा मानना यह है, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ऑप्शंस जब भी आप पढ़ें तो करेक्ट वाला देखें, इनकरेक्ट वाला ऑप्शंस ना देखें, क्योंकि आपके दिमाग में अगर इनकरेक्ट वाला भी देखेंगे, करेक्ट वाला भी देखेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो डायरेक्टली हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। इसका आंसर बी है। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी में सिक्योरिटाइजेशन रिफर्स टू, क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन, तो क्या होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, द प्रोसेस बाय विच एन इश्यू बिकम्स फ्रेम्ड एज अ सिक्योरिटी थ्रेट। द प्रोसेस बाय विच एन इश्यू बिकम्स फ्रेम्ड एज अ सिक्योरिटी थ्रेट। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, और यहां पे हम टिक कर देते हैं। और सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम पढ़ें, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई मुद्दा सुरक्षा खतरे के रूप में सामने आता है, उसको सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। और इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि और अधिक जानकारी यहाँ पे दी हुई है। सिक्योरिटाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल पॉलिटिक्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टेट। ये आप पढ़ लीजिएगा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर है बी, the process by which an issue becomes framed as a security threat।
सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टेट दैट डज नॉट कंफर्म टू द नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम। ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो कि नहीं मानता है, ठीक है, कोई भी नॉर्म्स, प्रिंसिपल, रूल, रेगुलेशन इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उसको हम कहते हैं रॉगर स्ट्रेट। ठीक है, उसको हम कहते हैं रॉगर स्ट्रेट। ठीक है, उसको हम कहते हैं रॉगर स्ट्रेट। दिस इज द करेक्ट आंसर इसका है। और हिंदी में इसे हम कहते हैं दुष्ट अवस्था। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फोर्थ है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not considered a characteristic of the Westphalian state system, which is often considered a foundational moment for the establishment of the modern informational state system। ठीक है, कौन सा इसमें से नहीं है वेस्टफेलियम स्टेट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक जिसको माना जाता है कि उसने स्टैब्लिश किया था मॉडर्न इंफॉर्मेशन स्टेट सिस्टम। तो कौन सा नहीं है वो हम नहीं देखने वाले हैं, हम देखेंगे कौन कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो नॉट वाले क्वेश्चन रहते हैं, इसमें हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ आंसर पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपने क्वेश्चन पे भी फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन को हम जो है किस तरीके से उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नॉट क्वेश्चन नंबर 4 में, तो नॉट वाले क्वेश्चन में हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि जो आंसर है हमें उसे नहीं देखना है, क्योंकि ये गलत आंसर है। हमें उन चीजों को देखना है जो वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम में आते हैं, ताकि अगर वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ आए तो हम उससे उसके कैरेक्टरिस्टिक से मैच करके उसको आंसर कर पाए। जैसे पहला है सॉवरेंटी, दूसरा है नॉन इंटरफेरेंस, तीसरा है एब्सोल्यूट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये तीन चीज है जो आती हैं वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम में। क्या नहीं आता है, अगर हम वो देखेंगे तो हमारा जो है हमें उसको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा हमें लगता है कि वो चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। सेट होने की वजह से हो सकता है एग्जामिनेशन टाइम में हम उसको उससे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा उससे बच के रहना चाहिए कि हम जो है जरा सा भी उसको ना देखें। गलत आंसर नॉट वाले क्वेश्चन में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, वैसे आंसर तो है इसका डी, लेकिन हमें इसका करेक्ट देखना होगा। करेक्ट ये है, ये तीनों जो है, ये तीनों ऑप्शंस वेस्टफेलियन जो है वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम से मैच करते हैं। ठीक है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, सॉवरेंटी, नॉन इंटरफेरेंस, एब्सोल्यूट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल सोसाइटी एंड वर्ल्ड सोसाइटी। ठीक है, इंग्लिश स्कूल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन के का जो इंग्लिश स्कूल है उसमें वो उसमें क्या डिफरेंस बताया गया है इंटरनेशनल सोसाइटी और वर्ल्ड सोसाइटी के बारे में। तो सिंपल हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी। इसके आंसर के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है, इंटरनेशनल सोसाइटी रिफर्स टू द नॉर्म्स, रूल्स, इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ स्टेट एंड शार्प shape their interaction with one another, whereas world society encompasses, ठीक है, borders, social, culture, economic interaction across national boundaries। तो इन दो के बीच डिफरेंस बताया है इंटरनेशनल सोसाइटी और वर्ल्ड सोसाइटी के बीच में, इसमें डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी का मतलब रूल, नॉर्म, इंस्टीट्यूशंस, जो बिहेवियर, स्टेट के बिहेवियर को जो गवर्न करते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के बीच में जो है बताते हैं चीजों को। ठीक है, वेयर एज वर्ल्ड सोसाइटी, वर्ल्ड की जो सोसाइटी है वो सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली इंटरेक्शन होने में जो है हेल्प करती है नेशंस को। ठीक है, ये डिफरेंस बताया गया है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है, 6th वाला क्वेश्चन है। आप हिंदी में इसे देखते जाइएगा, इधर से मैं यहाँ पे इंग्लिश में देख रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट।
हमारा इसका आंसर फिफ्थ वाले का आंसर हो गया सी। और ये आ गया हमारा सिक्स्थ वाला हमारे सामने है। ठीक है, सिक्स्थ वाला कह रहा है विच इज करेक्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। कौन सा इसमें से सही है इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें से तीसरे को थर्ड को छोड़ के बाकी सब सही है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पहला कह रहा है पावर इज द कोर थीम अराउंड विच एंटायर रियलिस्ट थ्योरी रिजॉल्व। एकदम सही है ये, हांस मार्गेनथाउ को याद करिए। ठीक है, और दूसरा देखते हैं जोसेफ नाइक क्वाइन द टर्म सॉफ्ट पावर। जोसेफ नाइक ने सॉफ्ट पावर जो टर्म है उसको क्वाइन किया था, विच इज कैपेसिटी टू गेट अदर स्टेट एग्री विदाउट फोर्स और कोहेरेंस। मतलब कि बिना बहुत ज्यादा मारपीट के, बिना किसी को दबाव डाले, सॉफ्ट पावर से। सॉफ्ट पावर का जो जोसेफ नाइक का जो सॉफ्ट पावर था, सॉफ्ट पावर मतलब किसी को चापलूसी करके, किसी को खुश करके, ठीक है, जो कैपेसिटी होती है अदर स्टेट को एग्री कर लेने के लिए, किसी भी, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी जाते हैं दूसरे दूसरे स्टेट में, लोगों को मिठाई खिलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को गले लगाते हैं, तो ये सॉफ्ट पावर है, ये सारी चीजें। ठीक है, कल्चरली हम लोग एक दूसरे के करीब हैं, ऐसे ही करके सॉफ्ट पावर उसको कहते हैं। ठीक है, मिलिट्री पावर मतलब होता है फोर्स पावर, वो हार्ड पावर होती है। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाला भी सही है, फर्स्ट वाला भी सही है। थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड गलत है। तो ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि आंसर देख के हम थर्ड ना पढ़ें, क्योंकि वो चीजें हमारे दिमाग में जाएगी, तो हमारे दिमाग में एक जो है गलत आंसर भी बैठने का चांस रहेगा। तो हम करेक्ट यहाँ पढ़ते हैं, फोर्थ वाला पढ़ते हैं जो करेक्ट है। पीस थ्योरी बैलेंस ऑफ पावर इज वन ऑफ द टेनेंट्स ऑफ रियलिज्म, ये भी सही है। ठीक है, हंस मार्गनथाउ डिफाइन पावर एज एनीथिंग दैट एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द कंट्रोल ऑफ मैन ओवर मैन। ओके, ये भी सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अच्छा थर्ड वाला आप देखते हैं क्यों ये गलत है। ठीक है, थर्ड वाला हम देखते हैं कि क्यों ये गलत है। तो इसके गलत होने का कारण है मैन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक वेदर एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इट बट फ्यू अंडरस्टैंड इट। दिस फेमस कोट इन पावर इज इंटरनेशनल एट्रीब्यूटेड टू रॉबर्ट कोहेन। नहीं, ये रॉबर्ट कोहेन से लेना देना इसका कुछ नहीं है, इसका आंसर ए है। वो आप देख लीजिएगा कि वो किससे लेना देना है। ठीक है, इसका आंसर ए है। इंटरनेशनल रिलेशन में ये 1 2 4 5 ये चार ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच इज मैच करेक्टली। कौन सा इसमें से मैच करेक्टली है, कौन कौन सा मैच हुआ है करेक्टली। फर्स्ट थिंकर इन मॉडर्न एरा टू प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिकल नहीं, सेवेंथ वाला, हाँ। तो जिम बॉर्डिन, हम कह सकते हैं कि जिम बॉर्डिन ने ये दिया है कि हाँ, फर्स्ट थिंकर इन मॉडर्न एरा टू प्रोफाउंड द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी, ये जिम बॉर्डन का है, ये सही है। कौन कौन सा सही है इसमें बताना है। पॉपुलर सॉवरेंटी जॉन रॉल्स का है। ठीक है, नहीं सॉरी, रूसो का है। ठीक है, लीगल एंड मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी ये जॉन ऑस्टिन का है। एब्सोल्यूट सॉवरेंटी होप्स का है। तो ये सारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि सी वाला इसका आंसर हो जाएगा सेवेंथ का। ये आप बाद में चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इन सारे, सिर्फ आंसर देखना हमारा मेन मकसद नहीं है। यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि हमें देखना है कौन कौन सा किससे किससे रिलेटेड है। जैसे जिम बॉर्डन से फर्स्ट थिंकर है मॉडर्न एरा के, जिन्होंने थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी कहा था, दिया था। पॉपुलर सॉवरेंटी रूसो ने दिया। लीगल एंड मोनेस्टिक सॉवरेंटी थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी जॉन ऑस्टिन। एब्सोल्यूट सॉवरेंटी हॉब्स ने दिया। ठीक है, तो ऑल फोर आर मैच यहाँ पे सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है 8th है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th है, इसमें आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8th है जो हमारा बुक्स और सॉवरेंटी के ऑथर्स के ऊपर है। तो देखते हैं कौन कौन सा इसमें सही, कैसे ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें हमें मैच करना है। द पावर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंस। ठीक है, तो ये अभी देखते हैं हमारा किससे इसमें बनता है, कौन सा इसमें हमें आता है। लाइक यहाँ देख सकते हैं कि मुझे ये पता है 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये जिम बोर्डिंग की है। तो देखते हैं, कभी कभी हमें एक से ही हमारा काम बन जाता है। लाइक 2 का डी किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये देखिए, एक ही बुक से मेरा काम बन गया। अब जैसे किसी को हो सकता है पहला पता हो, द प्रोविनेंस ऑफ
जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ठीक है। और फर्स्ट का बी वाला है, जॉन ऑस्टिन का किताब है ये, तो इससे भी काम बंद नहीं, यहाँ पे दो है, ठीक है। तो ये मैचिंग आप देख सकते हैं, ये पूरा मैचिंग देख के जाइएगा तभी आपको काम आएगा, नहीं तो ऐसे आंसर देख के बस निकल लेंगे तो कोई काम नहीं आएगा। स्टेट एंड सॉवरेंटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ये है आपका डेविड ए स्मिथ का है, ठीक है। जॉन ऑस्टिन का बी वाला, जॉन ऑस्टिन का ए वाला है, फर्स्ट वाला है द प्रोविनेंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, स्टेफन डी कैसरने का सी वाला है सॉवरेंटी ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी, फोर का ए स्टेट एंड सॉवरेंटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। ये वाला इसका डेबिट का, इसका जिम बॉर्डिंग का सेकंड वाला है, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे हम हिंदी में टिक कर लेते हैं, हिंदी वाला आप लोग पढ़ते जाइएगा, ठीक है। मैं जरा ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज कर दूं, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो अब ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नाइन्थ वाला। नाइन्थ क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है विच इज कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, कौन सा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का है, तो बैलेंस ऑफ पावर है, डेटरेंस है, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं है, ट्रेडिशन का, ये नया है, मॉडर्न है। अलायंस बिल्डिंग साथ में है, डिप्लोमेसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो इसके करेक्ट जो कंपोनेंट्स हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के, वो 1 2 4 5 है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, 3 वाला इसका कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 2 4 5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10th वाले पे। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन assertion और रीजन का है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ensuring ह्यूमन सिक्योरिटी लाइज solely with नेशनल गवर्नमेंट। सोनली, ओनली, जो ऐसे हार्ड वर्ड रहते हैं ना कि सिर्फ इसी के साथ चलने वाला, सिर्फ यही, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो जनरली रॉन्ग स्टेटमेंट रहते हैं। तो हम कह सकते हैं ए स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर ए स्टेटमेंट रॉन्ग है तो इसमें आपको चारों में सिर्फ एक में ये रीजन की एक खासियत है कि ये कभी कभी आसान भी हो सकता है, कभी कभी टफ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज टू आर क्या है, द broadest conception of human security includes freedom from want and freedom from fear, ये सही है, ठीक है। तो 10th का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ए फॉल्स है, assertion फॉल है, रीजन ट्रू है, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11th आता है। क्वेश्चन नंबर 11th में जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच इज करेक्ट अबाउट मैरी कार्डोर्स न्यू वॉर थ्योरी थेसिस। सो न्यू वॉर के लिए अगर हम जाने तो हाँ, इन्होंने न्यू वॉर की थ्योरी एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने दी है, ठीक है, मैरी कार्डोस ने। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है आंसर। 11th क्वेश्चन आप यहाँ से जो हिंदी वर्जन है वो यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट रीड करते हैं, are new wars are characterized by non-state actors and buried distinctions between soldiers and civilizations, ठीक है। ये न्यू वॉर थ्योरी जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में है, स्टेट्स में इन्वॉल्व नहीं है, ये अंदर ही है। ये सोल्जर और जो सिविलियंस है, जो वहाँ सिटीजन्स हैं, जो रहने वाले लोग हैं किसी कंट्री के, उनके बीच का मामला है। तो ये जो न्यू वॉर थ्योरी मैरी कार्डोर्स के हिसाब से ये पहला वाला सही है। दूसरा पढ़ते हैं, मेजॉरिटी of the new wars are intra-state rather than between state, ठीक है। इंट्रा-स्टेट है ये, ठीक है, मतलब कि ये कह सकते हैं हम कि जो नया युद्ध है वो अधिकांश राज्यों के बीच है, मतलब बहुत सारे राज्यों के बीच है, सिर्फ दो राज्यों के बीच नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा है न्यू वॉर्स आर ऑफन driven by identity politics and ideology rather than purely strategic or territorial interest, तीसरा भी सही है इसमें। चौथा देखते हैं, Cardor's new war thesis has been criticized for ignoring the impact of technological advancement and globalization, बिल्कुल गलत।
इन्होंने इस पे फोकस किया है, ये तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हमें एक मिल गया। अब हमें देखते हैं फोर किस में, फोर इसमें है ये नहीं होगा, फोर इसमें है ये नहीं होगा, फोर इसमें ये नहीं होगा। तो हमको एक ऑप्शन अगर हमने गलत ढूंढ लिया तो उसी से हमारा काम चल जाएगा। बी वाला आपका सही है, यहाँ पे बी हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब पांचवा भी पढ़ लेते हैं। पांचवा क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वॉर इकोनॉमीज रिफर्स टू द रोल ऑफ illicit एक्टिविटीज सच एज टेरर फंडिंग एंड सस्टेनिंग कॉन्फ्लिक्ट। ये भी सही है, ये भी इनके हिसाब से है। तो 1 2 3 5 ये ऑप्शंस जो है सही है मैरी कार्डोर्स न्यू वॉर थ्योरी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ दीज आर कंसिडर्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? मास डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि इकट्ठे बहुत ज्यादा वो कर देना, चीजों को खत्म कर देना। ठीक है, बहुत ज्यादा तबाही मचा देना। कौन से ऐसे हथियार हैं जो एक समय में बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं एक ही साथ? ठीक है, तो जो वो हथियार हो सकते हैं, डर्टी बॉम्बिंग नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। पहला इसमें है, पहला इसमें है, पहला इसमें है, तो ये तीनों नहीं होंगे, हमें अपना आंसर मिल गया। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। 9 एजेंट होते हैं, मस्टैंग गैस होते हैं, अथरासिस न्यूक्लियर मिसाइल्स, ये सारे हैं जो एक बार में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। ये ऐसे हथियार होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डी इसका आंसर होगा। ठीक है, डर्टी बॉम्बिंग नहीं होगा, डर्टी बॉम्बिंग नहीं होता है, बहुत ज्यादा तबाही वो नहीं मचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग अब देखते हैं। इसमें डर्टी बॉम्बिंग का यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। क्या होता है डर्टी बॉम्बिंग? जो है बहुत ही पुराने जमाने का जो है बॉम्ब टाइप का होता है, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से बना होता है। बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन की तरह ये नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा नुकसान ये नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। नहीं, ये कौन सा नंबर था? ये था हमारा, ये 12th था। आते हैं हम 13th पे। 13th पे जो 13th का जो आंसर है वो बी है। पढ़ते हैं क्या है। मैच है ये, मैच द फॉलोइंग है, यहाँ से 13 है ये। तो केमिकल वेपन कन्वेंशनल साइन हुआ था। तो हम मैच द फॉलोइंग है, तो कन्वेंशनल वेपन कब साइन हुआ था? कन्वेंशनल वेपन साइन हुआ था पहला का, बी हो जाएगा 1993 में। दूसरा, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब साइन हुआ था? ये हुआ था 1972 में। न्यूक्लियर एनपीटी जिसको हम कहते हैं, एनपीटी तो सभी को बहुत ही कॉमन है, पता है, 1968 में साइन हुआ था। ठीक है, एनपीटी अगर हमें पता हो तो भी हमें इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि दोनों में 3 का ए है, 3 का ए है, और तो इसलिए हमें एक और पता होना चाहिए। और बड़ा कंफ्यूजन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो बी वाला इसका सही है। CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 में हुआ था। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी 1968 में। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन, कब रोक लगाई गई न्यूक्लियर वेपन पे? 2017 में उसके लिए एक ट्रीटी बनाई गई। ठीक है, तो 4 का ए हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। तो इससे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पे। हिंदी वर्जन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से एलिमेंट है? तो हम कह सकते हैं एड्रेसिंग रूट कॉज, ये होगा। प्रमोटिंग डायलॉग एंड कम्युनिकेशन होगा। एम्पावरिंग लोकल एक्टर्स होगा। फोर्सिंग ऑन शॉर्ट टर्म पीस प्रोसेस, ये नहीं होगा, कोई इस पे फोर्स नहीं करता है। एंड क्रिएटिंग सस्टेनेबल पीस, ये होगा। तो यानी कि 1 2 3 5 ये ऑप्शन होगा। 1 2 3 5 ये रहा। बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पे। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट
conflict transformation as an alternative approach to traditional conflict resolution method. ठीक है, who developed the concept of conflict transformation as an alternative approach to traditional conflict resolution method. किसने डेवलप किया था? कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप जॉन ब्रूटन को याद कर सकते हैं, इन्होंने डेवलप किया था अल्टरनेटिव अप्रोच टू ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये फैक्ट है, इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैचिंग है ये, आप देख सकते हैं। पीस बाय पीसफुल मीन्स, ये किसने दिया था? ये जॉन गुल्टन ने दिया था। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड प्रिवेंशन, ये किसने दिया था? ये दिया था जॉन ब्रूटन ने। अभी आपने कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जॉन ब्रूटन को देखा है, याद रखिएगा। ग्लोबल सिक्योरिटी कल्चर, ग्लोबल सिक्योरिटी कल्चर ए मैरी कार्डोस ने दिया है। एन एजेंट फॉर पीस, एन एजेंडा फॉर पीस, ब्रूटो ब्रूटो घानी, ये तो कोई नहीं भूल सकता। 4 का बी, तो 4 के बी से ही अगर आप चाहें तो आपको आपका मैचिंग करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज करेक्ट अबाउट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस। कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो हम पढ़ते हैं कौन सा करेक्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन रिफर्स टू एक्शन टेकन टू एलिविएट ह्यूमन सफरिंग्स ड्यूरिंग क्राइसिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एकदम सही है कि ह्यूमंस की जो सफरिंग है उसको हटाना, उसको जड़ से खत्म करना, यही इसका कार्य है यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, इसीलिए बीच में कूदता है। थर्ड आता है, सेकंड इसका गलत है, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है सेकंड अगर हम गलत पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो फिट होगा, तो हम थर्ड आंसर देखेंगे डायरेक्टली। द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन अफेयर is responsible for coordinating humanitarian response to criticize worldwide। ठीक है, थर्ड भी सही है। The principle of humanitarian intervention gained prominence in international relation after the Rwanda genocide in 1994। रवांडा genocide याद रखिएगा 1994 में हुआ था। इसी से humanitarian intervention बढ़ा वहाँ पे। फोर्थ भी होगा। The UN Security Council can authorize humanitarian intervention under Chapter 7 of the UN Charter। तो फिफ्थ भी होगा, इसका आंसर होगा ये। कौन कौन सा सही है? ये 17th का ए वाला सही है। और ह्यूमन इंटरवेंशन के बारे में आप मानवाधिकार महासचिव के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है हमारा किसके विषय में? विच इज करेक्ट अबाउट यूएन। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसमें सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन देके जाते हैं, बिना पढ़े आगे मत बढ़िएगा। यूएनजीए adopted uniting for peace resolution to intervenes to bring back peace in the conflict zone if security council failed to do so because of veto system। ये हो गया। VNGC जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली decided on the introduction of new members of recommendation of UNSC Security Council है इसका मतलब UNSC सही है। Presidentialship of UNSC resolves among 15 members for 1 month period। ठीक है। UN is the Holy See and the state of Palestine are accorded to the status of the observer state। ठीक है। The UN Charter was signed in 1926 June 1940। ठीक है। 1 2 3 4 5 ऑल इसका सारा करेक्ट है, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 19वां क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन काफी बेहद पसंद है मुझे। ब्राह्मणिन रिपोर्ट जो है वो कोफी अन्नान से रिलेटेड है। एजेंडा फॉर पीस आपने देखा वो प्रिवेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक एंड पीस मेकिंग इससे रिलेटेड है। यूनाइटिंग फॉर पीस आप कह सकते हैं UNGA 377 इससे रिलेटेड है। एटम फॉर पीस इज होवर इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप अगर आपको ये पता है कि एटम फॉर पीस इससे बी से रिलेटेड है तो आपका आंसर वैसे ही हो जाता है सॉल्व। तो इसका आंसर होगा सी। मैच द फॉलोइंग में आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपको कोई एक आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको पता है कि एजेंडा फॉर पीस
ये सी से रिलेटेड, ये ए से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है प्रिवेंशन से। तो आप सेकंड का ए खोज सकते हो, सेकंड का ए इसमें है, या तो ये हो सकता है आंसर, या ये हो सकता है, या ये तीनों में है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो इस तरीके से। इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 20 क्वेश्चन पे। जो 20वां क्वेश्चन है वो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, विच ऑफ करेक्ट है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसको। तो 54 मेंबर है इसमें, पहला तो सही है बिल्कुल। सेकंड मेंबर आर इलेक्टेड बाय द टर्म ऑफ 3 ईयर विच 1/3 ऑफ द सीट ऑफ द इलेक्टेड एवरी ईयर, ठीक है, सेकंड भी सही है। और फोर्थ वाला सही है इसमें, देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूएन मेंबर इन द इसको, ठीक है, फोर्थ वाला सही है। तो 1 2 4 ये रहा। इस तरीके से हम ऐसे आप देख सकते हैं इसको।